Today we will be studying about Jean Piaget's theory of cognitive development. Piaget was a Swiss biologist, philosopher, and a psychologist. Being a biologist, he knew the importance of environment and process of adaptation. Being a philosopher, he had been keen interest in epistemology. He is also known as father of child psychology. Now, क्योंकि वो फिलोसोफर थे, साइकोलॉजिस्ट थे और उनमें एपिस्टोमोलॉजी मीन्स ज्ञान की पिपासा थी और वो चाइल्ड के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते थे, तो उनकी बहुत अच्छी थ्योरी है। उनका ये मानना था कि चाइल्ड खुद एक कंस्ट्रक्ट कर सकता है, छोटे छोटे बिट से वो एक यूनिट बना सकता है और वो अपने नॉलेज से ही अपना एक एनवायरनमेंट बना सकता है, कंसेप्ट बना सकता है। और चाइल्ड एक उन्होंने चाइल्ड को, जैसे वर्ड्सवर्थ ने भी कहा, एक फिलोसोफर है। तो चाइल्ड क्या है, जो अपने आसपास की दुनिया देखता है उससे वो एक कॉन्सेप्ट बनाता है और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बना के एक ये बड़ा कॉन्सेप्ट बनाता है। तो चाइल्ड अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा एजुकेटर है और लर्नर भी है ना। उन्होंने क्या है अपनी थ्योरी को कई पॉइंट्स में समझाया है, जो एक एक पॉइंट्स हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। उन्होंने कहा है कि देयर आर 4 स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। और उनका ये मानना है कि कोग्निटिव प्रोसेस होती है कि पहले क्या है, चाइल्ड कोई चीज़ को, नई चीज़ उसके में आती है तो वो उसको एसिमुलेट करता है, मतलब उसको अपने में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें क्या है, उसको मिलाता है। उसके बाद उसको एकोमोडेट करता है, मतलब उस नॉलेज, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उस नॉलेज में जो अभी नॉलेज मिला है उसमें एकोमोडेट करता है और फिर एक फाइनल पोजीशन लेता है। तो इस तरीके से कोग्निटिव डेवलपमेंट की कई सारी स्टेजेस होती हैं जो अभी आप पढ़ेंगे। स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट होता है एक चाइल्ड का वो धीरे धीरे होता है, अलॉन्ग विथ ए बायोलॉजिकल एज उसका ब्रेन का भी डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट स्टेज इज सेंसरी मोटर स्टेज। इट बिगिंस विथ 0 to 2 years. सेंसेस आर द टीचर्स। चाइल्ड अपने सेंसेस के थ्रू लर्न करता है। जैसे आप छोटे बच्चे को देखेंगे कि वो अपने सेंसेस के ही थ्रू पूरी चीज़ें करता है और कुछ भी चीज़ों को मुंह में डालने लगता है तो उसके जो रिफ्लेक्स फैक्टर्स हैं वो उसको टीच करते हैं, उसके जो सेंसेस हैं वो उसको टीच करते हैं। फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो वो क्या करता है, इमिटेट करता है, जैसा जैसा अपना एनवायरनमेंट में देखता है तो वो लर्न करता है। और एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, मीन्स आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड। तो 10 मंथ्स तक के क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं रहती। अगर चाइल्ड कोई चीज़ देखता है और उसके सामने से वो हटा दो तो उसको भूल जाता है, लेकिन 10 मंथ के बाद ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाती है। दूसरी स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 ईयर्स तक चलती है। और ये जो स्टेज है इसमें थोड़ी सी मैच्योरिटी उसकी आती है और लॉजिकल इलॉजिकल रीजनिंग रहती है। क्रूशियल स्टेज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, इस स्टेज में वो लैंग्वेज का डेवलपमेंट थोड़ा सीखता है। चाइल्ड लर्न्स टू थिंक फर्स्ट एंड डेवलप्स लैंग्वेज लेटर, पहले थिंक करता है फिर लैंग्वेज वो करता है। इरिवर्सिबिलिटी, मतलब एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेता है तो उसको रिवर्सिबल नहीं कर सकता। एंड चाइल्ड शोज टू फॉर्म प्ले डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब एक ही एस्पेक्ट को देखता है चीज़ों के, दूसरे पहलू को नहीं। एंड ईगोसेंट्रिज्म, मतलब उसकी दुनिया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रहती है, वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दे सकता। एंड डीकंस्ट्रक्चुअलाइजेशन बाद में आता है, परंतु अभी क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म रहता है। तो इस स्टेज में 2 से 7 ईयर्स तक की ये स्टेज उसकी चलती है। इस स्टेज को हम एनिमिज्म स्टेज भी बोलते हैं, वो नॉन लिविंग को लिविंग मान सकता है। इस स्टेज को हम टॉय स्टेज भी बोलते हैं कि जो, इसीलिए आप देखेंगे कि बच्चे कार्टून कैरेक्टर्स को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो उनको जीवंत लगते हैं। वो टॉयज़ को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो उनको जीवंत लगते हैं। और इस स्टेज में क्या है कि इरिवर्सिबल थिंकिंग नहीं रहती है, मतलब जैसा चाइल्ड और किसी प्रकार का लॉजिकल रीजनिंग ये नहीं कर सकता है इस स्टेज में। जैसे उसने एक बार एक कॉन्सेप्ट को बना लिया, एक धारणा को बना लिया, तो वो इरिवर्सिबल, जैसे
5 × 2 = 10 होता है, तो 2 × 5 = 10 ऐसा वो नहीं कर पाएगा। तो इरिवर्सिबल रीजनिंग या इरिवर्सिबल थिंकिंग इस स्टेज में नहीं आती। और जो मेन पॉइंट है इस स्टेज का, ईगोसेंट्रिज्म, मतलब अगर चाइल्ड अपने से बड़े किसी को रोता है या देख के दुखी देखता है तो खिलौना दे देता है ना। थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 to 11 ईयर्स की स्टेज होती है और ये स्टेज होती है स्टेज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशन। ठोस ऑपरेशन थोड़ा सा ये करना चालू कर देता है फर्स्ट टाइम। रिवर्सिबिलिटी डेवलप्स। अगर 2 × 5 = 10 है तो 5 × 2 भी 10 होता है। इस प्रकार की रिवर्सिबल थिंकिंग इसके दिमाग में डेवलप होती है। ट्रांसिटिविटी डेवलप्स होती है, मीन्स कॉन्क्रीट थॉट्स आते हैं, ठोस थॉट आते हैं। क्लासिफिकेशन कर सकता है, मतलब मल्टीपल शेप, साइज, वॉल्यूम, एरिया, इस प्रकार से क्लासिफाई कर सकता है चीज़ों को। सीरियशन होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर समझ सकता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा सकता है। चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी, एरिया और वॉल्यूम डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द फॉर्म ऑफ शेप और साइज। तो शेप और साइज और क्वांटिटी में ये डिफरेंस कर सकता है। दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज लेटर चाइल्डहुड और प्री गैंग स्टेज। तो आपने देखा कि जिस तरीके से कोग्निटिव डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है, बायोलॉजिकल एज के साथ साथ ब्रेन का डेवलपमेंट भी अलग अलग होता है। थोड़ा सा कॉन्क्रीट होता है, रिवर्सिबिलिटी धीरे से डेवलप होती है और ये वॉल्यूम का क्लासिफिकेशन करना समझ जाता है। जैसे आप एक कप में उसको दूध दे रहे हैं और वो दूध को आप एक ग्लास में डाल दो तो वो समझ जाएगा वही दूध है करके। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग उसके दिमाग में डेवलप होती है। इस एज में आप चाइल्ड को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को जमाने दे सकते हैं और चाइल्ड एरिया और शेप और ये सब को अच्छे से समझने लगता है। तो ये स्टेज है ना। फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और एडोलेसेंस टू एडल्टहुड, ये स्टेज रहती है। इन दिस स्टेज चाइल्ड डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अभी तक सिर्फ कॉन्क्रीट थिंकिंग थी, अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी होती है। ऑल्सो नोन एज गैंग एज। इस स्टेज में वो गैंग बनाना चाहता है। डिडक्टिव रीजनिंग, अभी तक सिर्फ इंडक्टिव रीजनिंग थी, अब ये डिडक्टिव रीजनिंग भी कर सकता है। एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म, आप देखिए फिर ये बीच में ईगोसेंट्रिज्म उसकी एज से गायब हो जाता है, लेकिन एडोलेसेंट एज में वो फिर ईगोसेंट्रिक होता है, अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखता है और उसको ऐसा लगता है सभी का ध्यान सिर्फ मेरी तरफ है। तो वो क्या है कि एग्रेसिव भी थोड़ा हो जाता है। और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, अभी तक इंडक्टिव थी अब डिडक्टिव रीजनिंग भी आती है। हाइपोथेटिकल बनाता है, मतलब चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के थ्रू ये जोड़ता है। और इट इज़ एज ऑफ डाइवर्जन, कन्वर्जन एंड क्रिएटिव थिंकिंग। तो इसके में क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है और इंडक्टिव से डिडक्टिव की ओर जाता है। इसीलिए जब आप टीचिंग का सिलेबस होता है, फ्रॉम नोन टू अननोन जो सिलेबस को कहा जाता है कि फ्रॉम मतलब, तो नोन टू अननोन के लिए क्या है इस स्टेज में क्या है, वो नोन टू अननोन को वो इमेजिन कर सकता है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग उसकी डेवलप हो जाती है, उसकी रीजनिंग डेवलप हो जाती है। तो इस स्टेज में थोड़ा सा एग्रेशन भी चालू हो जाता है और ये स्टेज एक प्रकार की एग्रेसिव स्टेज होती है। Now, what is the importance of Piaget's role in educational thinking? It provides a broad development perspective to the educator for building a curriculum for the children. Piaget-based curriculum require that children should not skip any stage. Children learn speedily if we provide concrete material to them. Our teachers should arouse the curiosity of the child through planned activities. Treat a child as a discoverer. So, and use teaching learning material. तो एजुकेशनल करिकुलम को पिगेट्स की थ्योरी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया जाए, क्योंकि बायोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 1 के बच्चे को कॉन्क्रीट चीज़ें दे देंगे बनाने के लिए या करने के लिए तो वो नहीं कर पाएगा। तो उसकी जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसको देखते हुए आप उसका करिकुलम डिज़ाइन करेंगे तो चाइल्ड बहुत उसमें इंटरेस्ट लेगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा। तो और टीचर्स के लिए भी क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप प्रोवाइड करेंगे तो कॉन्क्रीट चीज़ दिखाएंगे तो वो चाइल्ड के दिमाग में अच्छे से जाएगा। इसीलिए बोलते हैं
मॉडल्स हैं, पीपीटी है, और ये सब जितने भी चीज़ हैं जो आप ऑडियो विजुअल एड्स और ये सब की बात की जाती है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ बेस्ड, वी सी वी द चाइल्ड गोज थ्रू द कॉन्क्रीट थिंग्स। तो टीचर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो कैसे प्लान करे, कैसे टीचर कैसे बच्चों के दिमाग को समझे और उनकी मानसिक स्टेज को समझते हुए उनकी टीचिंग को प्लान करें। तो करिकुलम डेवलपमेंट में पिगे की जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ उसमें उन्होंने बायोलॉजी को ध्यान में रखा है, एटमॉस्फेयर को ध्यान में रखा है, लर्निंग को ध्यान में रखा है, और साइकोलॉजी